ठीक है। केस नंबर 2 पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल। ध्यान से इस चीज़ को समझना है, जो बिल है, बिल को क्या करवाया गया, डिस्काउंट किया गया, करवाया गया। किसने करवाया? होल्डर ने करवाया, ठीक है। ध्यान से समझना कि व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल, लिखा हुआ द होल्डर ऑफ द बिल में डिस्काउंट द बिल, टेक amounts against the bill before it becomes due for payment. It is normally discounted from a bank. The bank charges an amount for it, which is termed as discounting charges. The charges depend upon the rate of interest and the period left for maturity. If, for example, a bill for rupees 1 lakh payable after 3 months is discounted at the rate of 6% per annum, the amount of a discount will be 1500. ध्यान से समझना है क्या चीज़ है। ड्रॉई तक तो मेरे हिसाब से आपको अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने कहा कि सपोज करते हैं ये है आपके पास ड्रॉर, ये है आपके पास ड्रॉई, ठीक है जी। और इनके बीच में बन गया बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको मैं बॉक्स बोल रहा हूँ। ये ड्रॉर के लिए होता है बिल्स रिसीवेबल, इसके लिए होता है बिल्स पेबल, ठीक है। इसकी एक मैच्योरिटी डेट होती है, लेकिन ड्रॉर को उस मैच्योरिटी डेट से पहले क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था। ड्रॉर को उस मैच्योरिटी डेट से पहले क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो ये भाई साहब चल गए किसके पास? बैंक के पास। किसके पास चल गए? बैंक के पास चल गए। और अब आपको ध्यान से मेरी बात समझना, ये ड्रॉर और बैंक के बीच की बात को सुनना। ड्रॉर में कोई ध्यान मत देना, ड्रॉर और बैंक के बीच की बात सुनना। ड्रॉर कहता है बैंक को कि सर मेरे पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, मेरे पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, आप इस बिल ऑफ एक्सचेंज को अपने पास रख लो। जब इसकी ड्यू डेट आएगी, जब इसकी ड्यू डेट आएगी तभी ड्रॉई आपको इसके बदले में पैसा दे देगा। क्लियर हुई? ये कब जा रहा है? ये ड्यू डेट से पहले जा रहा है। इस ड्रॉर को पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो ये ड्रॉर अपना बिल लेकर किसके पास चल गया? बैंक के पास चल गया। बोला आप मुझको अभी क्या कर दो? पैसा दे दो। जब ड्यू डेट आएगी, जब ड्यू डेट आएगी तो ड्रॉई क्या कर देगा? आपको इसमें पैसा पे कर देगा। समझ में आया? तो जब बैंक इनको क्या कर रहा है? पैसा दे रहा है। जब बैंक क्या कर रहा है? ड्रॉर को जब पैसा दे रहा है तो बोला ठीक है आप ले लो पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसके बदले पर कुछ चार्जेस लूँगा जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात समझ में आई? यही कहानी है। पढ़ के देखते हैं फिर से। तो यहाँ पर है कि व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल। भैया ये होल्डर ऑफ द बिल कौन होता है? ये होल्डर ऑफ द बिल होता है कौन? ड्रॉर। आपने बोला भैया होल्डर ऑफ द बिल कौन होता है? ड्रॉर होता है। द होल्डर ऑफ द बिल में डिस्काउंट द बिल, टेक अमाउंट अगेंस्ट द बिल बिफोर इट बिकम्स ड्यू फॉर पेमेंट। जब उसकी पेमेंट की जब डेट आएगी उससे पहले ही जो आपके पास जो ड्रॉर है वो बैंक के पास जा रहा है और ये बिल बैंक को क्या कर देगा? दे देगा और उसको बदले पर पैसा मिल जाएगा। कब? बाद में जाएगा पहले जाएगा? भैया पहले जाएगा, बाद में जाके क्या करेगा वो? इट इज़ नॉर्मली डिस्काउंटेड फ्रॉम अ बैंक। जनरली कहाँ से हम इसको डिस्काउंट करवाते हैं? बैंक से करवाते हैं। बैंक क्या करेगा? इसमें अपने चार्जेस काटता है। द बैंक चार्जेस एन अमाउंट फॉर इट विच इज टर्म्ड है, जिसको हम क्या नाम बोलते हैं? जिसको हम डिस्काउंटिंग चार्जेस के हम नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डिस्काउंटिंग चार्जेस के नाम से जानते हैं। अब जो ड्रॉर के लिए जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है ये नॉमिनल अकाउंट है। ड्रॉर के लिए जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है ये कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। काय का रूल लगाएगा वो? इसमें वो लगाएगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसका मतलब डिस्काउंटिंग चार्जेस कहाँ पर रिकॉर्ड होगा भैया? डेबिट पर रिकॉर्ड होगा। ठीक है मैडम। फिर लिख रहे हैं द चार्जेस डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द पीरियड लेफ्ट फॉर मैच्योरिटी। अभी जब मैं क्वेश्चन का करवाऊंगा तब ये दोनों चीज़ें हमको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी समझ में आ जाएगा, पीरियड फॉर मैच्योरिटी भी समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से अभी। ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, द स्टूडेंट मस्ट ऑलवेज बी केयरफुल टू कैलकुलेट डिस्काउंटिंग चार्जेस विद द रेफरेंस टू द रिमेनिंग पीरियड। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेस टिल द डेट ऑफ द बिल। इसको अभी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ बिल हैविंग 3 months मैच्योरिटी इज डिस्काउंटेड आफ्टर 1 month। ध्यान से समझना, बोला कि जो भैया बिल है कितने महीने का है? 3 महीने का है। महीना 1, 2 और 3 कितने महीने का है भैया?
3 महीने का है। ध्यान से इस चीज़ को समझो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ बिल हैविंग 3 months मैच्योरिटी, कितने महीने बाद मैच्योर होगा? 1 2 3 महीने बाद मैच्योर होगा। इज डिस्काउंटेड आफ्टर 1 month, हमने डिस्काउंट कब करा है? 1 महीने के बाद करवाया। समझ में आया? बिल की मैच्योरिटी की डेट 3 महीने है, लेकिन मैंने उसको 1 महीने के बाद क्या करवाया? उसको मैंने डिस्काउंट करवाया। तो हम डिस्काउंटिंग चार्जेस हम कैलकुलेट सिर्फ 2 महीने का करेंगे, जो रिमेनिंग 2 months से। क्लियर हुई बात? आ रही है? तो यहाँ पे गलती मत करना, ठीक है? कहाँ से कैलकुलेट करोगी? तुम बोलोगी जिस दिन भैया मैंने उसको क्या, नहीं, तुम बोलोगी जिस दिन भैया मैंने उसे बैंक से क्या कराया? डिस्काउंट करवाया, तब से लेके जब तक मुझे पैसे मिलेंगे। क्लियर हो गई? कोई दिक्कत? पक्का? चलिए, अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर और होल्डर ऑफ द बिल। ध्यान से समझो, हम क्या देख रहे हैं? अकाउंटिंग एंट्रीज को हम समझ रहे हैं किसकी बुक्स में? ड्रॉअर के बुक में, या फिर हम इसको बोलते हैं होल्डर ऑफ द बिल। देखो, ड्रॉअर तो कौन है? ये भैया ये वो व्यक्ति है जो क्या कर रहा है? बिल को जिसने बनाया। ड्रॉअर कौन है? वो व्यक्ति जिसने बिल को बनाया। होल्डर ऑफ द बिल वो भी हो सकता है और भी हो सकता है। अभी मैं समझाऊंगा कि होल्डर ऑफ द बिल कैसे अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है? आई बात समझ में? अभी फिलहाल आप सिंपल ये समझो कि जो बिल बनाएगा उसकी बात करी जा रही है। When bill is discounted and amount is received and credited by the bill। ध्यान से समझो, बिल को क्या करवाया हमने? डिस्काउंट करवाया। डिस्काउंट की कहानी तुमको समझ में आ गई कि हम जो ड्रॉअर है वो क्या करेगा? बैंक के पास जाएगा और अपना बिल वहाँ पे जाके डिपॉजिट कर देगा और ड्यू डेट से पहले उसको पैसा मिल जाएगा और क्या हो जाएगा? बैंक क्रेडिट हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? एंट्री देखना, जब ड्रॉअर को पैसा मिलेगा उसके चेहरे पर आपको खुशी दिखने वाली। हमने कहा भैया तो क्यों खुश हो रहा है? क्योंकि वो बोल रहा है मेरा कैश और बैंक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आधी बात समझ में या नहीं आ रही? रूल काय का लगाऊंगा मैं इसमें? तुम बोलोगी भैया इसमें रूल लगेगा काय का? A+ का। क्यों? क्योंकि तुम बोलोगी कैश या बैंक क्या होते हैं? असेट्स होते हैं। आ रहा बात समझ में? क्या हमेशा असेट होगा? बिल्कुल, हमेशा कैश और बैंक क्या होगा? असेट होगा। इसको बुक में मत समझो, इसको सिंपल समझो कि भैया मैं ड्रॉअर हूँ, मैं बैंक के पास गया, ये मेरे पास एक बिल है, मैंने इस बिल को क्या करा? बैंक के पास जाके डिपॉजिट कर दिया, बैंक ने मुझे उसके बदले पर पैसा दे दिया, तो मेरा बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? क्या बैंक ये काम फ्री फंड में कर रहा है? नहीं, बैंक भैया किसके लिए क्या लेगा? डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक के लिए तो इनकम है, लेकिन मेरे लिए क्या है? N- मतलब क्या हो गया? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्लियर हो रहा है? इन दोनों को फिर से समझाऊं है कि कैश या बैंक डेबिट में है क्योंकि मुझको पैसा मिला, बैंक ने कुछ चार्जेस के काटे और मेरे पास से जो BR था वो अब चल गया, तो BR में काय का रूल लगा दूंगा? A- का। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? When bill is discounted, हमने बिल को क्या कराया? डिस्काउंटेड करवाया। एंड द अमाउंट इज रिसीव्ड और क्रेडिटेड बाय द बैंक। ये जो मुझको पैसा मिला या जो हमने उसको क्या करा? क्रेडिट करा है। मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। डिस्काउंटिंग चार्जेस नॉमिनल अकाउंट है यहाँ पर हो गया और BR पे मैंने A- का रूल लगाया। क्या भैया हमेशा इसी तरीके से देखना है? बिल्कुल। आप जो भी एंट्री करोगे बिना रूल्स के नहीं करोगे। लिखा हुआ अमाउंट ऑफ द बिल लेस डिस्काउंटिंग चार्जेस। ये समझ में आ रहा? एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से मेरी बात समझो कि 1000 रुपीज़ का बिल था। कितने का था? आप इसको बैंक के पास लेकर गई, बैंक ने आपको 950 रुपीज़ दिए और 50 रुपये डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लिए। कितने रुपए का बिल था? 1000 का बैंक के पास अब लेके गई, बैंक ने 950 रुपीज़ दिए और 50 रुपये काट लिए, तो 950 आपके यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर? डिस्काउंटिंग चार्जेस में 50 रुपये आ जाएंगे और BR में 1000 आ जाएंगे। अब आया थोड़ा बहुत समझ में? आ गई? ठीक है। बीइंग द बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। आगे लिखा हुआ एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जब पीरियड क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। द बैलेंस ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेस इज ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एज एन एक्सपेंस फॉर द पीरियड। अब आपको ये वाली बात पता है, अपने नोट्स जब बनाओगी तो वहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से लिखोगी। आप बोलोगी कि भैया मुझको अच्छे ढंग से ये वाली बात पता है कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, बोलो मेरे साथ, जितने भी कौन से अकाउंट होते हैं? इससे क्या हुआ? जितने भी मेरे पास नॉमिनल अकाउंट होते हैं, इन सबको हम लोग क्या करते हैं भैया? क्लोज करते हैं। कहाँ पर? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ में आया? जब मैं आपके साथ ये फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर करूँगा तब आपको चीज़ें और ढंग से समझ में आएंगी। फिलहाल आप ये बोलोगे जितने भी नॉमिनल होते हैं इन सबको हम लोग क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। ठीक है? आप बोलोगे मुझे क्या भैया असेट्स और लायबिलिटी को किया जाता है क्लोज? मैं बोलूँगा नहीं भैया नहीं, सिर्फ किसको? नॉमिनल को हम क्लोज करते हैं। कहाँ पे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर हो गई? कोई दिक्कत?
ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, हाँ, द बैलेंस ऑफ द डिस्काउंटिंग चार्जेस। मैंने बताया डिस्काउंटिंग चार्जेस क्या है तुम्हारे लिए, N- है, तुम N- समझ पा रहे हो ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर, डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंस है। क्लियर हो गई बात। ऑन द ड्यू डेट की जब हम बात करें, किसकी भैया ड्यू डेट की हम बात कर रहे हैं, तो बैंक प्रेजेंट द बिल टू द ड्रॉर। जैसी ड्यू डेट आ जाएगी तो बैंक क्या करेगा, किसके पास लेके जाएगा इसको, ड्रॉर के पास, सॉरी किसके पास, ड्रॉई के पास, किसके पास, और ड्रॉई क्या कर देगा, उसमें पेमेंट कर देगा, सिंपल। ऑन द ड्यू डेट बैंक ने क्या करा, उसको प्रेजेंट करा बिल किसको, ड्रॉई के पास, और ड्रॉई ने उसमें सपोज करते क्या कर दी, पेमेंट कर दी। इफ द बिल इज मेट बाय द ड्रॉई, नो एंट्री इज पास इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉर। ये समझी, रटना मत, देखो रटना मत, इमेजिन करके देखो कि, इमेजिन करो ड्रॉर वो व्यक्ति है जिसने बिल बनाया, तुमने कहा कि भैया ड्रॉर वो व्यक्ति है जिसने बिल बनाया, वो बिल लेके किसके पास चल गया, बैंक के पास चल गया। उसने बैंक को कहा कि भैया आप मुझको क्या करो, इसके बदले पर आज पैसा दे दो, और जैसी ड्यू डेट आएगी तो ड्रॉई आपको इसमें पैसा दे देगा, बात खत्म। जब ड्रॉई पेमेंट कर देगा तो क्या ड्रॉर उसमें कोई एंट्री डालेगा, उसमें कोई एंट्री डालने की जरूरत ही नहीं। आ रहा है समझ में, दिमाग में थोड़ी बहुत चीज़ें बैठ रही हैं, ठीक है। इफ द बिल इज मेड बाय द ड्रॉई, no entry is passed in the books of the drawer because he has already received the payment at the time of discounting the bill। क्लियर हो गई बात। आगे अब हम बात करते हैं जो ड्रॉई और जो एक्सेप्टर की बुक होगी, वो तो नॉर्मल डालेगा एंट्री। जो ड्रॉई होगा या फिर एक्सेप्टर होगा, द एक्सेप्टर और ड्रॉई इज नॉट अफेक्टेड बाय द डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल बाय द होल्डर ऑफ द बिल। सपोज करते हैं, अब मैंने कहा मान लो मैं ड्रॉई हूँ, ड्रॉई कौन है, ड्रॉई के लिए, जो वो ड्रॉई के लिए तो वो जो बिल है वो क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल हो जाएगा। आप मुझको बोलोगे कि भैया ड्रॉई के लिए तो वो क्या है, बिल्स पेबल है, उसको क्या फर्क पड़ेगा, चाहे वो ड्रॉर को दे पेमेंट, चाहे वो बैंक को दे, एंट्री तो सेम ही डालेगा वो, एंट्री तो नहीं करेगा ना अलग अलग, उसको क्या दिक्कत आ रही है। द एक्सेप्टर और ड्रॉई इज नॉट affected by discounting of the bill by the holder of the bill and therefore does not pass an entry in his books in this regard। समझ में आया, he will it to pay to the holder of the bill whosoever he may be on the maturity। अब आपको यहाँ पर फोकस करना है होल्डर ऑफ द बिल में, ध्यान से मेरी बात समझना। अब यहाँ पर होल्डर ऑफ द बिल कौन हो गया, बोलो, होल्डर ऑफ द बिल ड्रॉर हो गया। गलत आंसर, ड्रॉर नहीं, बैंक नहीं हुआ भाई, ड्रॉर ने तो वो बिल उसको दे दिया था, बैंक को, नहीं आया समझ में, ड्रॉर ने तो वो बिल किसको दे दिया था, बैंक को दे दिया था, तो होल्डर ऑफ द बिल कौन हो जाएगा, बैंक नहीं हो जाएगा। दोबारा से बताऊं कहानी, आया समझ में। तो आप बोलोगे भैया होल्डर ऑफ द बिल कौन हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। तो वो तो सिंपल से डाल देगा, जो ड्रॉई और जो एक्सेप्टर है वो तो सिंपल डाल देगा, बिल्स पेबल DR टू कैश बैंक, क्या का रूल लगा देगा, इसमें L- का रूल लगा देगा, इसमें A- का रूल लगा देगा। आ रहा समझ में, क्या इसको कोई फ़र्क पड़ने वाला है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो वो बोल रहा भैया जिसके पास बिल होगा उसको मैं पेमेंट करूंगा, जो होल्डर ऑफ द बिल होगा उसको मैं पेमेंट करने वाला हूँ। तो बिल्स पेबल DR टू कैश बैंक बीइंग द पेमेंट ऑफ द बिल ऑन मैच्योरिटी। आई बात, ठीक है जी। इलुस्ट्रेशन नंबर 3 में हम ध्यान देते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इलुस्ट्रेशन नंबर 3 डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इमेजिन करके चलते रहो, एक है कौन भैया, प्रकाश, एक है मोहन, एंड एक्सेप्टेंस फॉर 30,000 ऑन 1 जुलाई 2024 एट 3 मंथ्स। ध्यान से समझना, एक कौन है भैया, प्रकाश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एंड एक्सेप्टेंस। प्रकाश ने क्या करा, एक एक्सेप्टेंस रिसीव्ड करी, किससे, मोहन से। तो भैया आपके पास जो प्रकाश है ये कौन होगा, ड्रॉर, और जो मोहन है ये कौन होगा, ड्रॉई होगा। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। कितने रुपए की, 30,000 रुपीज़ की 1 जुलाई 2024 को 3 महीने के लिए। उससे पहले की क्या कहानी थी हमको क्वेश्चन में नहीं दे रखी, उससे पहले की क्या कहानी थी क्वेश्चन में हमको नहीं दे रखा। क्वेश्चन यहीं से ही स्टार्ट कर रहा है कि भैया प्रकाश ने क्या करा, मोहन से एक्सेप्टेंस को रिसीव करा है। अब मुझको पता है जो प्रकाश होगा ये कौन बन जाएगा मेरे लिए, ड्रॉर होगा, और जो मोहन है ये कौन होगा, ड्रॉई होगा। इंपॉर्टेंट है, डेट का ध्यान रखना। अमाउंट है कितनी, 30,000 रुपये। 1 जुलाई 2024 की बात है, 1 जुलाई 2024 की बात है, 3 महीने का बिल था। 1 जुलाई 2024 की बात है, 3 महीने का बिल था। तो जुलाई पूरा, फिर अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 1 अक्टूबर तक की कहानी चल सकती है, ठीक है। लेकिन प्रकाश ने क्या करा, एक्सेप्टेंस को क्या कर लिया, डिस्काउंट करवा दिया 12% पर एनम एट हिज बैंक। अभी हमको डेट नहीं दी हुई कि उसने कब करवाया, तो मैं मान लूंगा कि उसने इसी डेट पर उसको डिस्काउंट करवाया होगा।
नहीं आया समझ में। अभी क्वेश्चन में मुझको डिस्काउंट की डेट नहीं दी, तो मैं मानूंगा इसी डेट पर क्या करवाया होगा, डिस्काउंट करवाया होगा। तो प्रकाश गॉट दिस एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड 12% पर एनम एट हिज बैंक। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये भैया ये जो 12% पर एनम है पूरे साल भर का है। 12% कब का है, पूरे साल भर का है, समझ में आया। ऑन द ड्यू डेट मोहन ने क्या करा, उसमें पेड को क्या कर दिया, पे कर दिया। क्लियर हो रही है। अब तुम बोलोगे कि भैया जो 12% तो पूरे साल भर का है, लेकिन ये तो 1 जुलाई से लेकर सिर्फ 3 महीने की बात हो रही है। तो मैंने कहा देखो हम करेंगे 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 3/12। क्या समझ में आया कि पूरे साल? क्या आपको 30,000 समझ में आया, ये 12% समझ में आया, 3/12 समझ में आया, 3/12 समझ में आया है, 3 मंथ्स वो और 12 पूरे साल का। 12 तो पूरे साल भर का, उससे मुझे 3 ही महीने का कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रकाश की बुक में मुझको पहले काम करना है, प्रकाश मेरे लिए कौन सा ड्रॉअर हो जाएगा और वो मेरे लिए ड्रॉई हो जाएगा। तो स्टार्टिंग की कहाँ से हो रही, BR से हो रही। आप बोलोगे भैया यहाँ पे सेल्स वेल्स की तो नहीं दी हुई एंट्री, नहीं दी हुई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिर्फ कहानी कहाँ से हो रही है, एक्सेप्टेंस से स्टार्ट हो रही है। तो ये बोलेगा भैया मेरे लिए तो रूल लगा दो काय का A+ का, यहाँ पर काय का A- का। क्या रूल ऑफ फिर से मैं बताऊँ है, समझ गई। ठीक है, आई बात समझ में। कब की डेट है, जुलाई 1 की डेट है। BR DR टू मोहन कितना, 30,000 सेम डेट पर ये बैंक के पास गया और इसने बैंक से इसको क्या कर लिया, डिस्काउंट करवा दिया। अभी आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर चल रहे हैं, आप कैलकुलेट करोगे मेरे साथ 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12% और मल्टीप्लाई बाय 3/12। समझ में आया, 900 रुपये की कहानी आया, क्योंकि 3 महीने का यहाँ पर था। ठीक है, इसको तो देखो पैसा मिल गया, ठीक है, तो इसमें A+ का रूल लग जाएगा, इसमें तो A+ का रूल लग जाएगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस में N- का रूल लग जाएगा और BR में A- का रूल लग जाएगा। क्लियर हुआ। आप मुझको कहोगे भैया डिस्काउंटिंग चार्जेस तुमने बताया था क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल की हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग एंट्री डालते हैं। तो जब मेरा साल खत्म हो जाएगा तब मैं इसकी क्लोजिंग एंट्री डालूंगी। समझ में आई बात। ये जब हम फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे वहाँ पर हम सीखेंगे। तो इन दोनों में कुछ और चर्चा करनी है, पक्का, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, मोहन की बुक्स में मैं बात कर रहा हूँ। तो मोहन के लिए तो बिल्स पेबल हो जाएगा, तो वो काय का रूल लगाएगा, प्रकाश में L- और इसमें L+ का। यहाँ तक बात समझ में आ रही। प्रकाश उसके लिए पहले क्या होगा, क्रेडिटर को मैंने रिप्लेस कर दिया बिल्स पेबल से। पहले क्या होगा, क्रेडिटर रिप्लेस कर दिया कैसे, बिल्स पेबल से। क्लियर हो गई। 30,000 और जब उसकी ड्यू डेट आएगी अक्टूबर 4 तो पेमेंट कर देगा, सिंपल। यहाँ पे L- का रूल लग जाएगा, यहाँ पर A- का। प्रकाश कहेगा कि भैया मुझको कोई मतलब नहीं है, प्रकाश कहेगा सॉरी ये जो क्या नाम है इसका, मोहन कहेगा मुझको कोई मतलब नहीं है, मैं तो ड्यू डेट में किसको पेमेंट करूंगा, बैंक को, होल्डर ऑफ द बिल को। जिसको पास भी जो भी कौन होगा, होल्डर ऑफ द बिल होगा, मैं तो उसी को पेमेंट करूंगा। इस केस में होल्डर ऑफ द बिल कौन था, बैंक था। आया समझ में। तो एंट्री इसकी सेम वही हो जाएगी जो हमने कल करी थी। क्लियर हो गई बात या नहीं आ रही? इसकी लेजर नहीं बनेगा, किसकी, इसकी लेजर नहीं बनेगा, बोला नहीं है ना अभी क्वेश्चन में। बिल्स पेबल DR टू कैश बैंक, ठीक है मैडम, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो नोट्स देखो, 1 2 3। पहले वाले में बोले एंट्री इज नॉट टू बी पास इन द बुक्स ऑफ द प्रकाश व्हेन द बिल इज ऑनर्ड ऑन द मैच्योरिटी एज ही हैज ऑलरेडी रिसीव्ड अमाउंट अगेंस्ट द बिल एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग। पहला वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा वाला है बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द नेट अमाउंट ओनली। नेट अमाउंट ओनली का क्या मतलब हुआ, 30,000। गलत आंसर। नेट अमाउंट ओनली का मतलब है डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के जो बचा। 30,000 का बिल था, 30,000 उसमें से डिस्काउंटिंग चार्जेस को काटने के बाद जो बचा ये तुम्हारे पास नेट अमाउंट है। आया समझ में। हाउएवर बैंक विल कलेक्ट फ्रॉम मोहन द अमाउंट ऑफ द बिल 30,000, वो तो पूरा कलेक्ट करेंगे, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है 3 महीने का मैंने निकाल दिया, 30,000 समझ में आया, 12% का रेट समझ में आया, 3/12 समझ में आया, 900 रुपये तुमको समझ में आ गया। तो कैश रिसीव्ड कितना हुआ, 30,000 माइनस 900, 29,100। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है।